एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में करोड़ों नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं और इन स्टार्स के अराउंड घूमते हुए प्लैनेट्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें एक्यूरेटली काउंट करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो इतने अनइमेजिनेबली बड़े यूनिवर्स में इतनी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के बीच क्या कहीं कोई ऐसी स्पीशीज एग्जिस्ट करती होगी जो सुपरमैन जितनी पावरफुल हो? एक ऐसी स्पीशीज जो हमसे सिर्फ थोड़ी ज्यादा इंटेलिजेंट या फिजिकली स्ट्रॉन्गर नहीं बल्कि इवोल्यूशन की लगभग हर हद पार कर चुकी हो। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके लिए ग्रेविटी कोई प्रॉब्लम ही ना हो, जिसकी बॉडी अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंट्रोल कर सकती हो और जिनकी कैपेबिलिटीज हमें देखने पर लिटरली सुपर पावर्स जैसी लगे। और अगर ऐसी स्पीशीज एग्जिस्ट कर सकती है तो एक और सवाल पैदा होता है, क्या सुपरमैन सिर्फ कॉमिक बुक की फैंटेसी है या फिर वो अननोइंगली एक रियल कॉस्मिक पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है? सुपरमैन का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो किसी विजर्ड, गॉड या किसी मैजिकल एंटिटी की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया। वो फंडामेंटली एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, एक एलियन स्पीशीज का मेंबर जो एक दूसरे प्लेनेट क्रिप्टॉन पर इवॉल्व हुई। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज का सोर्स उसकी एलियन बायोलॉजी और हमारे येलो सन के साथ उसकी इंटरेक्शन है। और शायद इसीलिए सुपरमैन हमें इम्पॉसिबल फील नहीं होता, क्योंकि अगर हम ऑनेस्टली सोचे तो नेचर ऑलरेडी हमें ऐसे एग्जांपल्स दिखाती है जो पहली नजर में सुपर पावर से कम नहीं लगते। कुछ बर्ड्स बिना रुके हजारों किलोमीटर्स तक माइग्रेट कर लेती हैं। कुछ इंसेक्ट्स अपनी बॉडी वेट से कई गुना ज्यादा मास लिफ्ट कर लेते हैं। कुछ एनिमल्स अर्थ के सबसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ क्रीचर्स तो अपने डैमेज ऑर्गन्स तक को रीजनरेट कर सकते हैं। यानी नेचर के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज क्रिएट करने का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है। तो फिर सवाल करना नेचुरल है, अगर इवोल्यूशन ने अर्थ पर इतने बिजार ऑर्गेनिजम्स क्रिएट किए हैं तो बिलियंस ऑफ ईयर्स और कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट में इवॉल्व होने वाली कोई एलियन स्पीशीज हमसे इतनी ज्यादा एडवांस क्यों नहीं हो सकती कि वो लिटरली सुपरमैन जैसे नजर आए? लेकिन जैसे ही हम इस आइडिया को इमोशन और इमेजिनेशन से निकालकर बायोलॉजी और फिजिक्स के माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो सुपरमैन का पूरा फ्रेमवर्क धीरे धीरे करके कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। सुपरमैन की सबसे आइकॉनिक एबिलिटी उसकी फ्लाइट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नेचर में फ्लाइट हमेशा एक प्राइस के साथ आती है। बर्ड्स उड़ते हैं क्योंकि उनके विंग्स एयर के अगेंस्ट लिफ्ट जनरेट करते हैं। एयरप्लेन्स उड़ते हैं क्योंकि उनके इंजन्स कंटिन्यूअसली थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। रॉकेट्स उड़ते हैं क्योंकि वो अपने नीचे अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न करके गैसेस को ट्रिमेंडस स्पीड से इजेक्ट करते हैं। लेकिन सुपरमैन इनमें से कुछ भी नहीं करता। वो बस ग्रेविटी को इग्नोर करता हुआ हवा में खड़ा हो जाता है, एक सेकंड में डायरेक्शन चेंज करता है, बिना इनर्शिया की परवाह किए इंस्टेंटली एक्सेलरेट करता है। फिजिक्स का पहला सवाल यही होगा कि फोर्स आ कहां से रही है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का एक फंडामेंटल रूल है कि बिना फोर्स के मोशन पॉसिबल नहीं हो सकती। और फिर आती है उसकी स्ट्रेंथ। ह्यूमन मसल्स बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। हर मसल फाइबर कितना फोर्स जनरेट कर सकता है उसकी एक अपर बाउंड्री होती है। सुपरमैन की स्ट्रेंथ उस बाउंड्री को ब्रेक नहीं करती, बल्कि वो उन्हें कम्प्लीटली मीनिंगलेस बना देती है। यानी उसके मसल्स ऑर्डिनरी बायोलॉजिकल टिश्यू से कंपेयर किए ही नहीं जा सकते। फिर आती है उसकी हीट विजन। ये पावर शायद सबसे डिस्टर्बिंग है, क्योंकि आइस फंडामेंटली एनर्जी डिटेक्ट करने के लिए इवॉल्व हुई है, प्रोड्यूस करने के लिए नहीं। सुपरमैन की आंखों से निकलने वाली एनर्जी स्टील तक को मेल्ट कर सकती है, कंक्रीट को वेपोराइज कर सकती है। यानी उसकी हीट विजन का टेम्परेचर सन के कोर के टेम्परेचर से भी ज्यादा है। बायोलॉजी में ऐसा कोई ऑर्गन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता जो इतनी कंसंट्रेटेड एनर्जी को सेफली जनरेट और डिटेक्ट कर सके। और अब फाइनली आती है उसकी ड्यूरेबिलिटी। सुपरमैन बुलेट सर्वाइव करता है, एक्सप्लोजन सर्वाइव करता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर सर्वाइव करता है, लेकिन रियल बायोलॉजी कॉम्प्रोमाइजेस पे काम करती है। मटेरियल या तो हार्ड होते हैं या फ्लेक्सिबल, या तो इम्पैक्ट रेजिस्ट करते हैं या तो इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन सुपरमैन समहाउ इन सारी कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टीज को एक ही बॉडी में साइमल्टेनियसली प्रोसेस करता है। और इसी पॉइंट पर रियलाइज होता है कि सुपरमैन की प्रॉब्लम किसी इम्पॉसिबल पावर की नहीं है, उसकी हर इंडिविजुअल एबिलिटी बायोलॉजी के रूल्स को एक्सट्रीम लेवल पर तोड़ रही है। और जब इस सभी पावर्स को एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर कंबाइन कर दिया जाता है तो सिचुएशन और भी ज्यादा एब्सर्ड हो जाती है। हम मान लेते हैं कि किसी तरह से सुपरमैन के पास एक कंप्लीट एलियन बायोलॉजी है। मान लेते हैं कि उसकी मसल्स हमारी मसल जैसी नहीं है। मान लेते हैं कि उसकी बोन्स किसी अननोन मटेरियल की बनी है। फिर भी एक प्रॉब्लम है जिससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और उस प्रॉब्लम का नाम है द स्क्वायर क्यूब लॉ।
सुनने में ये एक बोरिंग मैथमेटिकल प्रिंसिपल लग सकता है, लेकिन रियलिटी में ये नेचर के सबसे फंडामेंटल रूल्स में से एक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी किसी ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ता है तो उसका सरफेस एरिया उसके डायमेंशन के स्क्वायर के अकॉर्डिंग इंक्रीज करता है, लेकिन उसका वॉल्यूम और मास उसके डायमेंशन के क्यूब के अकॉर्डिंग इंक्रीज करता है। सीधी लैंग्वेज में समझो तो किसी ऑर्गेनिज्म का वेट उसकी स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रैपिडली ग्रो करता है, यानी कि बॉडी वेट ज्यादा, स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम। और इसीलिए नेचर में जायजेंटिक इंसेक्ट एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए एलिफेंट्स के पैर इतने मोटे और पिलर लाइक होते हैं, और इसीलिए छोटी सी चींटी अपनी बॉडी वेट से कई गुना ज्यादा वेट उठा सकती है, लेकिन एक एलिफेंट कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। अब वही सुपरमैन को देखो, उसकी हाइट लगभग एक नॉर्मल ह्यूमन जितनी है, उसका बॉडी फ्रेम भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल ह्यूमन से मिलियंस और कुछ वर्जन्स में तो बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा दिखाई जाती है। प्रॉब्लम यह है कि फोर्स सिर्फ बाहर की चीजों पे अप्लाई नहीं होती, हर एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन भी होता है। अगर सुपरमैन एक बिल्डिंग को उठा रहा है तो प्रेशर सिर्फ उसके हाथों पर नहीं आएगा, उतना ही प्रेशर उसके मसल्स, उसके स्पाइन, उसके टेंडन्स, उसकी बोन्स, इन सब पर आएगा। एक ऑर्डिनरी ह्यूमन स्केलेटन तो अपनी बॉडी वेट का एक फ्रैक्शन हैंडल करते वक्त भी इंजरीज को सफर कर सकता है, तो फिर एक ह्यूमन साइज्ड ऑर्गेनिज्म की बोन्स बिना कोलैप्स हुए मिलियंस ऑफ टन्स, यहाँ तक कि बिलियंस ऑफ टन्स को कैसे टॉलरेट कर सकती है। सच ये है कि सुपरमैन की प्रॉब्लम सिर्फ मसल नहीं है, उसकी पूरी बॉडी को लिटरली फिजिक्स के अगेंस्ट इंजीनियर्ड होना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो अभी तो हमने सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा ही नहीं, आखिर ये क्रीचर इतनी सारी एनर्जी लाता कहाँ से है? यूनिवर्स का एक सिंपल सा रूल है, एनर्जी कभी भी फ्री में नहीं मिलती, हर मूवमेंट, हर एक्शन, हर फोर्स एनर्जी डिमांड करती है। अब एक सेकंड के लिए सुपरमैन की एबिलिटीज को रियलिस्टिकली इमेजिन करो। वो ग्रेविटी को ओवरकम करके उड़ता है, सुपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करता है, मल्टी टन ऑब्जेक्ट्स को एफर्टलेसली लिफ्ट करता है, और फिर उसकी आंखों से इतनी कंसंट्रेटेड एनर्जी निकलती है कि स्टील तक मेल्ट हो जाती है। ये सब सुनने में काफी कूल लगता है, लेकिन फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से ये एक कंप्लीट नाइटमेयर है। और फिर आता है सबसे डेंजरस सवाल, इतनी सारी एनर्जी सुपरमैन की बॉडी में स्टोर कैसे होगी? ह्यूमन बॉडी केमिकल एनर्जी को फैट्स और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है, लेकिन सुपरमैन जिस लेवल की एनर्जी यूज करता है उसके लिए बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिजर्व होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एनर्जी की नहीं है, उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा और रिलीज भी करना पड़ेगा, और इन तीनों प्रोसेस में अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी। अगर कोई रियल ऑर्गेनिज्म सुपरमैन जितनी एनर्जी कंटिन्यूअसली प्रोसेस कर रहा हो, तो उसकी बॉडी एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से कम एक मूविंग न्यूक्लियर रिएक्टर ज्यादा लगने लगेगी। अब कॉमिक तो इस प्रॉब्लम का आंसर देती है। दे से दैट सुपरमैन सेल्स बिहेव लाइक अ लिविंग सोलर बैटरीज। येलो सन की एनर्जी उसके सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उससे उसको पावर मिलती है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन भी एक और सवाल पैदा करती है, एक बायोलॉजिकल सेल आखिर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, मान लो समहाउ उसकी बायोलॉजी काम कर भी जाती है, लेकिन इवोल्यूशन आखिर ऐसी स्पीशीज बनाएगी ही क्यों? जब हम इवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर गलत अजम्पशन करते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि इवोल्यूशन का कोई गोल होता है, जैसे वो ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूअसली बेटर, स्मार्टर और मोर पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन रियलिटी में इवोल्यूशन का कोई डेस्टिनेशन होता ही नहीं है। नेचर किसी सुपर हीरो को डिजाइन करती ही नहीं है। नेचर सिर्फ उन ट्रेड्स को प्रिजर्व करती है जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में एडवांटेज देते हैं, बस। अब सुपरमैन की पावर्स को इसी पर्सपेक्टिव से देखो। सुपरमैन की फ्लाइट इवॉल्व ही क्यों हुई? बर्ड्स इसलिए उड़ती हैं क्योंकि फ्लाइट उन्हें प्रेडेटर्स से बचाती है और रिसोर्सेज तक पहुंचाने में हेल्प करती है। लेकिन सुपरमैन जैसी फ्लाइट, जहां आप एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर स्पेस में ट्रैवल कर सको, उसकी इवोल्यूशनरी नेसेसिटी क्या थी? फिर आती है हीट विजन। किसी इन्वायरमेंट में आंखों से एनर्जी बीम्स को शूट करना इतना बेनिफिशियल होगा कि लाखों सालों तक नेचुरल सिलेक्शन उस ट्रेड को प्रिजर्व करे। ऐसी ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टिबल बॉडी इवॉल्व करने के लिए ऑर्गेनिज्म को किस तरह के प्रेडेटर्स फेस करने पड़ रहे होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, प्लैनेटरी लेवल स्ट्रेंथ इवॉल्व ही क्यों हुई? नेचर अननेसेसरी फीचर्स को फेवर कभी करता ही नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शायद एग्जैक्ट सुपरमैन जैसा बीइंग पॉसिबल ना हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यूनिवर्स में हमसे सुपीरियर स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और जब हम अर्थ के बाउंड्रीज को क्रॉस कर ही चुके हैं, तो पॉसिबिलिटीज इतनी सारी और इतनी स्ट्रेंज हो जाती है कि सुपरमैन कंप्लीटली नॉर्मल लगता है। अब एक सेकंड के लिए सुपरमैन को भूल जाते हैं, चलो उसके स्पीशीज के ओरिजिन को देखते हैं। प्लैनेट क्रिप्टॉन।
कॉमिक्स के अकॉर्डिंग क्रिप्टॉन अर्थ से ज्यादा मैसिव था और उसकी ग्रेविटी भी सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर थी और शायद इसी वजह से ये आइडिया पॉपुलर हुआ कि क्रिप्टोनियंस नेचुरली ज्यादा पावरफुल इवॉल्व हुए होंगे। पहली नजर में ये एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा रीजनेबल लगता है, लेकिन जैसे ही हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना शुरू करते हैं चीजें फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। हाई ग्रेविटी का मतलब सिर्फ स्ट्रॉन्गर मसल नहीं होती, उसका मतलब होता है कि हर मूवमेंट ज्यादा एनर्जी डिमांड करेगा और अगर ग्रेविटी ज्यादा हो जाए तो ऑर्गेनिजम्स के लिए लार्ज बॉडी साइज मेंटेन करना एक्सट्रीमली चैलेंजिंग हो सकता है। और फिर एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन आता है, क्या क्रिप्टॉन की एटमॉस्फेयर अर्थ जैसी थी? क्या उसमें भी ऑक्सीजन थी? क्या उसके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड थी? सच ये है कि क्रिप्टॉन का आइडिया भले ही फैसिनेटिंग जरूर है, लेकिन ये आंसर से ज्यादा क्वेश्चन रेज करता है। शायद क्रिप्टॉन जैसा प्लेनेट एग्जिस्ट करता हो, बट वहां पर एग्जैक्ट सुपरमैन तो नहीं, लेकिन सुपर स्पीशीज जरूर एग्जिस्ट कर सकती है। जब हम सुपर स्पीशीज ये शब्द सुनते हैं तो हम ऑटोमेटिकली केप्स, लेजर आइज और प्लैनेट लिफ्टिंग स्ट्रेंथ इमेजिन कर लेते हैं, लेकिन इवोल्यूशन शायद कभी इस डायरेक्शन में काम ही ना करे और इसीलिए एक रियल सुपर स्पीशीज शायद फिजिकली हमसे ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज हमारे पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट सुपर नेचुरल लग सकती है। इमेजिन करो एक स्पीशीज जिसकी मसल्स हमारी मसल से कई गुना ज्यादा डेंसर हो, जो सेम बॉडी साइज में हमसे सेवरल टाइम्स ज्यादा फोर्स जनरेट कर सके। इमेजिन करो एक नर्वस सिस्टम जो इंफॉर्मेशन को इतनी स्पीड से प्रोसेस करता हो कि हमारे रिएक्शन उसके सामने स्लो मोशन लगने लगे। इमेजिन करो ऐसे सेंसेस जो अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडिएशन के मल्टीपल फॉर्म्स को डायरेक्टली परसीव कर सके। या फिर इमेजिन करो एक ऐसा ब्रेन जो हमारी मेमोरी, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज से कई गुना ज्यादा आगे हो। हम अक्सर इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में इंटेलिजेंस खुद एक सुपर पावर है। हम इस धरती पर सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर्स हैं और हमारे बाद चिंपैंजीज। लेकिन चिंपैंजीज और ह्यूमंस के इंटेलिजेंस में जो गैप है उसका रिजल्ट ये हुआ कि चिंपैंजीज आज भी हमसे लाखों साल पीछे हैं। हम अपनी इंटेलिजेंस की मदद से इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन बन सकते हैं, कई सारे प्लैनेट्स को कॉलोनाइज कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्लैनेट्स को इंजीनियर भी कर सकते हैं और शायद फ्यूचर में अपनी बायोलॉजी तक रीडिजाइन कर सकते हैं। और इसी पॉइंट पर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी सामने आती है। अगर यूनिवर्स इतना अनइमेजिनेबली बड़ा है तो क्या यूनिवर्स में कहीं ना कहीं हमसे सुपीरियर या फिर हमसे पावरफुल स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती? हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में गैलेक्सी की संख्या ट्रिलियंस में एस्टिमेट की जाती है, यानी प्लैनेट्स के टोटल नंबर इतनी ज्यादा है कि ह्यूमन ब्रेन उस स्केल को प्रॉपर्ली इमेजिन भी नहीं कर सकता। और इसी चीज से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्या इतने बड़े यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ सिर्फ एक ही जगह पर इवॉल्व हुई कि यूनिवर्स में टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन की संख्या हजारों में नहीं, लाखों में भी नहीं, बल्कि करोड़ों में हो सकती है? अगर इंटेलिजेंट स्पीशीज मल्टीपल प्लेसेस पे इवॉल्व हुई है तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनकी इवोल्यूशनरी जर्नी भी हमारी तरह हुई होगी? हमारी अर्थ पर ही देख लो, यहाँ पर हजारों नहीं बल्कि करोड़ों तरह की लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। अब इमेजिन करो डिफरेंट स्टार्स, डिफरेंट ग्रेविटीज, डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट केमिस्ट्रीज। इन सब में से कुछ स्पीशीज हमसे वीकर हो सकती हैं, कुछ हमारे जैसी, लेकिन स्टैटिस्टिकली कुछ स्पीशीज हमसे इतनी ज्यादा एडवांस भी हो सकती हैं कि हम उन्हें देखकर उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी कैपेबिलिटीज को मैजिक समझ बैठे। तो क्या सुपरमैन साइंटिफिकली पॉसिबल है? अगर हम एग्जैक्ट कॉमिक बुक सुपरमैन की बात करें तो अभी की हमारी करंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कहीं किसी डिस्टेंट वर्ल्ड में, किसी एलियन ओशन के अंदर, किसी सुपर अर्थ की हाई ग्रेविटी एनवायरनमेंट में या फिर किसी भी कंप्लीटली अननोन केमिस्ट्री के इकोसिस्टम में ऐसी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है जो हमसे इतनी ज्यादा डिफरेंट, इतनी ज्यादा एडवांस और इतनी ज्यादा पावरफुल हो, जो हमारे करंट पर्सपेक्टिव से हमें सुपर नेचुरल लगे। स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।